Bismillahirrahmanirrahim. I'm your teacher Hina Sharif, course Pharmacognosy 1A Basic, Form 415. We are studying the first chapter, that is Introduction to Pharmacognosy. इसी का सब टॉपिक है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। इसमें फर्स्ट सिस्टम जो आपके सिलेबस में है वो हम डिस्कस करेंगे, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है, इससे आपको पता चलता है कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ज़्यादातर हमारे पास हर्ब्स यूज़ होती हैं। यूनानी बेसिकली एक ग्रीक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है ग्रीक, ठीक है। ग्रीक को जो अरबी में कहते हैं यूनानी सिस्टम, तो बेसिकली ये कहाँ से हुआ है, यूनान से या फिर ग्रीस से। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम है अल्टरनेटिव मेडिसिन का एशिया में, ख़ासतौर पर इंडिया में और पाकिस्तान में भी कुछ एरियाज़ के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ इसको इनकी मेडिसिन बना रही है। इंडिया के अंदर तो यूनानी प्रैक्टिशनर कैन प्रैक्टिस एज क्वालिफाइड डॉक्टर, उनको बाकायदा रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन दी हुई होती है कि वो लाइक नॉर्मल डॉक्टर की तरह प्रैक्टिस कर सके। सिमिलरली अगर आपने साथ में देखा हो हमारी फैकल्टी के, तो शिफा उल मुल्क हॉस्पिटल है जहाँ पर हमारे पास हर्बल मेडिसिन या यूनानी मेडिसिन की प्रैक्टिस होती है, और वहाँ पर हमारे पास हकीम बैठ रहे होते हैं, तो वो प्रैक्टिस भी बेसिकली यूनानी प्रैक्टिस होती है। द प्रिंसिपल, जो फर्स्ट टाइम इसका प्रिंसिपल दिया था वो उसकी नॉलेज डिफरेंट साइंटिस्ट ने दी थी, ठीक है। बहुत सारे रिनोन साइंटिस्ट हैं, आपने नाम सुना होगा। हिपोक्रेटिस, ये बहुत बड़ा फिलोसफर भी था और साइंटिस्ट भी था। हिपोक्रेट्स भी समटाइम इसको कहते हैं, लेकिन हिपोक्रेटिस इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। गैलन, गैलन का जिक्र हमने पहले भी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी में किया था। और एविसेना, क्योंकि ग्रीस सिस्टम से स्टार्ट हुआ है इसलिए शुरू में तो ग्रीक साइंटिस्ट का रोल था, हिपोक्रेटिस का रोल था और गैलन का रोल था इसकी फाउंडेशन में। देन जब ये अरब की तरफ आ गया तो एविसेना और अरेबियन साइंटिस्ट ने भी इसकी फाउंडेशन पर काम किया। अच्छा, हिपोक्रेटिस जो है इसका एरा 460-377 BC है। ये एक यूनानी फ़िलासफ़र था और साथ ही फिजिशियन भी था। इसने फ़िलासफ़ी के भी बहुत से प्रिंसिपल दिए, आपने हिपोक्रेटिक अप्रोच सुनी होगी। साथ ही साथ ये क्योंकि फिजिशियन था तो इसने बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। इसका नेचुरल मेडिसिन पर बहुत ज़्यादा वर्क है। देन नेक्स्ट साइंटिस्ट गैलन का हमने पहले भी बात की थी। गैलन का 131 to 212 एरा है, AD एरा है, और उसने फर्स्ट टाइम जो है फाउंडेशन ऑफ यूनानी मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग किया बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्मुलेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था, ठीक है। देन हमारे पास बारी आती है सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, अरेबियन साइंटिस्ट ने भी इसको अडॉप्ट किया। अरेबियन साइंटिस्ट में से राजी का नाम है, राजी जिसको कहते हैं 850 to 925 CE इसका एरा है, और अब बताना ज़रूरी है क्योंकि हिस्ट्री में इसकी काफ़ी वैल्यू होती है। एंड एविसेना 980 to 1037 CE का, जिसको अबूसीना भी कहते हैं उर्दू में हम। एंड इन लोगों ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को अरेबियन कंट्रीज़ के अंदर। तो अगर हम देखें तो ऑल्दो ये ओरिजिनेट हुआ था ग्रीस से, लेकिन इस पर इन्फ्लुएंस सारे कंट्रीज़ का है। आप ये नहीं कह सकते कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्योरली यूनानी है, ग्रीस इन नेचर है। जहाँ जहाँ इसको अडॉप्ट किया जाता रहा इसके ऊपर रिफ्लेक्शन आता गया डिफरेंट कंट्रीज़ का, तो चीज़ें अडॉप्ट होती गई और फिर यूनानी प्रैक्टिशनर चीज़ों को ऐड करते गए। तो हमारे पास मल्टी कल्चरल अप्रोच होती है किसकी, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। अच्छा, इसके प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे हैं जो आपको बताने ज़रूरी हैं। ऑल्दो यही प्रिंसिपल्स आपके नॉलेज में भी होंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब है, ये बिल्कुल जनरल नॉलेज है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हर सिस्टम डिफ़ाइन करता है कि ह्यूमन बॉडी या यूनिवर्स किससे बना होता है, डिजीज़ क्या है, वही डेफिनेशन है। थोड़ा सा ट्विस्ट होगा डेफिनेशंस के अंदर जो आप एक सिस्टम समझते हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा माइंड सेटअप एलोपैथिक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कुछ चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, डिफरेंट होंगी आपकी, तो माइंड को बिल्कुल न्यूट्रल रखते हुए पढ़ें कि आप एक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फर्स्टली ह्यूमन बॉडी है। अकॉर्डिंग टू द यूनानी सिस्टम द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 7 कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो वाकई एग्जिस्ट करती हैं, कुछ और कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जो आपकी समझ से बाहर हैं, जिसको आप स्पिरिट, रूह कहते हैं, पावर्स कहते हैं, जो बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है। तो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट्स हैं, वही 5 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आगे चल के। अरकान कहते हैं क्योंकि अरबी का भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। टेम्परामेंट, मिजाज कहते हैं, टेम्परामेंट कैसा है, कोल्ड है, हॉट है। बहुत सारी आप इसके पास स्पाइसेस होती हैं किचन में जो आप कहते हैं गरम मसाले, क्या मतलब होता है कि उनका टेम्परामेंट क्या है, हॉट है। आप उसको क्या करते हैं, किस डिजीज़ में यूज़ करेंगे, आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर किसी का बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा बहुत गर्मी होती है,
तो उसमें फिर वो उसको अवॉइड करेगा। तो हर मेडिसिन का अपना एक टेम्परामेंट होता है, एक नेचर होती है कि वो अंदर से क्या इफ़ेक्ट देगी, कूलिंग इफ़ेक्ट देगी या हॉट इफ़ेक्ट देगी। तो हर चीज़ का, बॉडी का भी अपना टेम्परामेंट होता है, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को ज़्यादा सर्दी लग रही होती है, कुछ लोगों को ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, तो बॉडी का टेम्परामेंट भी चेंज होता है। सिमिलरली जो ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन दी जा रही थी वो उसके हिसाब से दी जा रही होती है कि पर्सन कैसा है। तो जनाब बॉडी 7 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। अगेन टॉपिक की तरफ आते हैं, एलिमेंट्स, टेम्परामेंट, ह्यूमर्स। ह्यूमर्स अखलाक, ये पावर्स होती हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी। ऑर्गन्स, आज़ा, स्पिरिट, अरवा। ज़ाहिर है हमारे अंदर से स्पिरिट निकल जाए तो कोई बॉडी फंक्शन आपके पास जो है वो काम नहीं करेगा। फैकल्टीज़ होती, कुआ, ये पावर को कहते हैं। फंक्शंस होते हैं, अफ़ाल, जो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस चल रहे हैं आपके अंदर, ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस चल रहे हैं, बॉडी के अंदर डाइजेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इसमें काउंट होती हैं। तो ये 7 कंपोनेंट्स मिलके एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को कंप्राइज करते हैं, तश्कील देते हैं। अच्छा, हमने बात की थी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हमारे पास। तो हमारे पास ये इन्होंने डिस्क्राइब किया, वैसे तो जनरली 5 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन इन द यूनानी सिस्टम ये कहते हैं कि बॉडी इज़ कंप्राइजेज ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट्स। अर्थ, अर्थ मीन्स मट्टी से बना है, क्योंकि इंसान अर्दी मटीरियल्स हमारे अंदर प्रेजेंट है, हमारे अंदर डिफरेंट मिनरल्स हैं जो अर्दी मटीरियल हैं, सोडियम है, पोटाशियम है। नंबर 2 एयर है, गैसेस है। नंबर 3 वाटर है, बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है 70% वाटर है। देन फायर है, बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, एनर्जी के रिएक्शंस होते हैं, उसमें रिएक्शंस में आपके पास क्या चीज़ रिलीज़ होती है, हीट रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एनर्जी रिलीज़ होती है। तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, फायर प्रोड्यूस करती है। तो ये सारी चीज़ों को जब कंप्राइज करते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है। और ये तमाम जो आपके पास एलिमेंट्स हैं इसके डिफरेंट टेम्परामेंट है। मैंने आपको बताया था कि कुछ लोगों का कोल्ड होता है, कुछ का हॉट हो जाता है। इसका उस चीज़ से कतन कोई ताल्लुक नहीं है कि किसी को गुस्सा आता है, किसी को कोई कूल रहता है बहुत। इसका ताल्लुक ये है कि बॉडी के अंदर उसका टेम्परामेंट क्या है। किसी का कोल्ड टेम्परामेंट है, ठीक है, तो आप उसको नज़र में रखते हुए ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि भाई इसका कोल्ड टेम्परामेंट है, इसके लिए कौन सी मेडिसिन सूट करती है। अच्छा, इसी तरह कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इनका हॉट टेम्परामेंट होता है, वेट होता है, ड्राई होता है। ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेडिसिन के भी और ह्यूमन बॉडी के भी। अगर हम इन दो मेडिसिन के केस के अंदर दो एलिमेंट्स बन जाए, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ये 4 एलिमेंट जो हैं अगर मिलते हैं तो न्यू कंपाउंड, नए टेम्परामेंट का कंपाउंड बनता है। लाइक हॉट और वेट को मिला दें, ठीक है, ये हमने देखे थे डिफरेंट टेम्परामेंट। अगर मेडिसिन बनाना चाह रहे हैं, बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हॉट एंड वेट, जैसे ब्लड है आपका, तो ब्लड जो होता है वो 2 टेम्परामेंट से मिलकर बनता है, हॉट और वेट, हॉट एंड ड्राई। इसी तरह कोल्ड एंड वेट, कोल्ड एंड वेट की एग्जांपल फ्लेम है, जो म्यूकस है वो ठंडा होता है, कोल्ड एंड ड्राई होता है। इस तरह डिफरेंट कंपाउंड बॉडी के अंदर जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, जो लिक्विड्स प्रेजेंट है, उनका डिफरेंट टेम्परामेंट होता है, और वो 2 टेम्परामेंट से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। साथ ही बॉडी में 2 किस्म के ऑर्गन होते हैं, सिंपल ऑर्गन्स होते हैं, कंपाउंड ऑर्गन्स होते हैं। और इनको जो फूड मिल रहा होता है, नरिशमेंट मिल रही होती है, वो ह्यूमर्स से मिल रही होती है। ह्यूमर्स क्या होता है, ब्लड, आपको पता है ब्लड बॉडी में क्या सप्लाई करता है, फूड सप्लाई करता है। तो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो नरिशमेंट कहाँ से ले रहे हैं, ब्लड से ले रहे हैं। ब्लड के अलावा हमारे पास म्यूकस भी है, फ्लेम है, और इसके अलावा बाइल भी है। इन्होंने बाइल को कैटेगराइज किया हुआ येलो बाइल और ब्लैक बाइल। बाद में हमें तो येलो ही की नॉलेज है, अकॉर्डिंग टू दैम देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बाइल, दैट इज़ येलो बाइल और ब्लैक बाइल, ठीक है। तो ये फ्लेम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ को, ऑर्गन्स को। और ये जो ह्यूमर्स होते हैं बेसिकली ये असाइन करते हैं टेम्परामेंट। इस ह्यूमर्स के बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये ह्यूमर्स ये जो सारे थे, फ्लेम, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, एक तो ये नरिश करते हैं बॉडी को, साथ ही साथ ये टेम्परामेंट को असाइन करते हैं कि जैसे ब्लड हॉट एंड वेट है, किस चीज़ को कैसा टेम्परामेंट मिलना चाहिए, ये भी ह्यूमर्स का काम है। तो ये काफ़ी डिफरेंट किस्म के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये जस्ट रीडिंग के लिए आप नोट डाउन कर लें, इसकी प्रैक्टिस फिर फर्दर जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब यूनानी सिस्टम कैसे डिफाइन करता है हेल्थ को। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी इन विच देयर इज इक्विलिब्रियम इन द ह्यूमर्स एंड फंक्शंस। तो हेल्थ वो कंडीशन है जिसके अंदर इक्विलिब्रियम हो, एक बैलेंस हो, किसके अंदर, बॉडी के ह्यूमर्स में जो ब्लड था, फ्लेम था, बाइल था, और फंक्शंस, बॉडी के जो फंक्शंस हो रहे हो, और किस अकॉर्डिंग से, इन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टेम्परामेंट, ठीक है। अगर वो कोल्ड टेम्परामेंट है तो बॉडी की सारी चीज़ें हमारे पास कोल्ड के इक्विलिब्रियम में रहेंगी। एंड एज वेल एज इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करेगा, बाहर क्या इन्वायरमेंट है। तो अगर आप जनरली इसको करें कि बॉडी की जो इंटरनल स्टेट है
वो इक्विलिब्रियम में हो टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टेट, जो भी एनवायरनमेंट है उसके साथ, जो इंटरनल फंक्शंस हो रहे हैं ह्यूमर्स के या टेम्परामेंट के, वो भी बैलेंस में हो, और साथ ही साथ जो बाहर का एटमोसफेयर दैट इज एनवायरनमेंट उसके साथ बैलेंस में। अगर ये इक्विलिब्रियम रहेगा, सारी चीज़ें अपनी जगह पे नॉर्मल क्वांटिटी में रहेंगी, नॉर्मल बिहेव करेंगी, तो क्या होगी? हेल्थ होगी। डिजीज़ डिजीज इसी इक्विलिब्रियम के डिस्टर्बेंस को आप क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे यूनानी सिस्टम में। व्हेन द इक्विलिब्रियम ऑफ द ह्यूमन इज डिस्टर्ब, द फंक्शन ऑफ द बॉडी आर नॉर्मल। सही है? जैसे ही इक्विलिब्रियम ये डिस्टर्ब हो जाएगा ह्यूमर्स का, ब्लड जो है वो ज़्यादा ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर देगा, कम ऑक्सीजन सप्लाई करना शुरू कर देगा, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा इन अकॉर्डिंग टू इट्स ओन टेम्परामेंट, उसके हिसाब से, इंटरनल सिस्टम के हिसाब से, एंड द एनवायरनमेंट आउटर सिस्टम के हिसाब से। तो क्या होगा? आपके पास डिजीज़ हो जाएगी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम देयर आर 6 एसेंशियल फॉर द गुड हेल्थ। अगर ये चीज़ें अवेलेबल हों तो बॉडी क्या रहेगी? हेल्दी रहेगी। नंबर 1, एटमॉस्फेयर और एयर। हमारे पास एक कंप्लीट हेल्दी एटमॉस्फेयर होना चाहिए। अगर कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं आप अपना क्लाइमेट चेंज कर लें। तो एटमॉस्फेयर एयर की जो कंडीशन होती है बहुत इफेक्ट करती है हेल्थ को। अगर ये प्रॉपर है, अगर ये प्योर है, तो बॉडी क्या होगी? हेल्दी होगी। दूसरा है ड्रिंक्स एंड फूड। अगर आप प्रॉपर क्वांटिटी में वाटर लेते हैं, फूड आप बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इट लीड्स टू गुड हेल्थ। क्योंकि जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपको बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंट भी करता है। जो आप खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिशन लेते हैं, वो स्टिल एंटीऑक्सीडेंट होती है, उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है। तो बहुत सी बॉडी फंक्शंस जो होते हैं वो नॉर्मल रहते हैं। अगर इसमें डिस्टर्बेंसेस हो जाए, आप बहुत ज़्यादा जंक खाने लग जाएँ, आपके अंदर नेचुरल कंपाउंड नहीं जा रहे हो, तो कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, स्लीप एंड अवेकेंस। स्लीप का भी एक पैटर्न है। नॉर्मली हमारे पास 6 से 8 घंटे की नींद रिक्वायर्ड होती है, वो प्रॉपरली पैटर्न होना चाहिए। अवेकन टाइम पीरियड होना चाहिए, एक्टिविटी टाइम पीरियड जो है वो बैलेंस होना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान भी एक बैलेंस हो। नंबर 4, एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन। हमें पता है जब मेटाबॉलिज्म होता है तो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स प्रोड्यूस होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं। जो बेनिफिशियल हो जाते हैं वो रिटेन करने चाहिए, और एक्सक्रीशन के लिए क्या होते हैं? जो पॉइजनस होंगे वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। तो इसके दरमियान एक बैलेंस होना चाहिए एक्सक्रीशन और रिटेंशन के फिनोमेना में। अगर बहुत ज़्यादा हमारी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएंगे, तब भी हमारे पास डिजीज़ हो जाएगी। तो देयर शुड बी अ बैलेंस इन द रेट ऑफ एक्सक्रीशन एंड इन द रेट ऑफ रिटेंशन ऑफ द यूजफुल मटेरियल। ठीक है? वेस्टेज मटेरियल का एक्सक्रीशन प्रॉपर होना चाहिए नॉर्मल क्वांटिटी में, और रिटेंशन होना चाहिए। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिससे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उसके अंदर यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो जाने के नतीजे में क्या होगा? ये बैलेंस ख़राब हो गया, एक्सक्रीशन आपके पास क्या होने लगी? ज़्यादा होने लगी बॉडी के अंदर से। तो क्या होगा? डिजीज़ होगी, किसी भी सिम्टम्स की वजह से होगी। So this is the example. There should be a balance between the excretion rate and the retention rate of the useful compound. Excretion of the harmful compound. फिफ्थ, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट। सिमिलरली आपकी एक प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी होती है जिसमें एक्सरसाइजेज भी इंक्लूडेड है, फिर आपको रेस्ट भी रिक्वायर्ड होता है, एक प्रॉपर रेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर इसके दरमियान बैलेंस है तो हेल्थ होगी, अगर नहीं है तो डिजीज़ होगी। इन मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्रेन अपना यूज़ नहीं कर रहे, लेक्चर्स नहीं सुन रहे, सही से समझ नहीं रहे, तो अपने ब्रेन को भी यूटिलाइज करें। एक टीचर या आपको समझाने वाला ये भी एक्सपेक्ट करेगा कि आपका आउटपुट क्या है। ठीक है? तो मेंटल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, अपनी पॉस्टुलेशन भी होनी चाहिए, और सिमिलरली उसको एक रेस्ट पीरियड भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अगर बैलेंस क्वांटिटी में हो, अगर प्योर फॉर्म में हो, बैलेंस डाइट हो, सारी चीज़ें, तो इट लीड्स टू गुड हेल्थ। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम करते हैं तो हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर लैब में जाते हैं, पैथो लैब की टेस्टिंग होती है। यूनानी सिस्टम में जो मेडिसिन फॉलोइंग एग्जामिनेशंस होते हैं, पल्स एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पल्स ही इनको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बता देती है। दैन फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, अगर यूरिन का कलर चेंज होता है तो इट में लीड्स टू डिफरेंट डिजीज़, वो डायग्नोसिस करते हैं इनकी बेसिस पे। इसी तरह फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल भी है, स्टूल की कंडीशन को भी ऑब्जर्व करते हैं। एंड देन सिस्टमिक डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द डिजीज़, फिर वो फर्दर अगर सीवियर कंडीशन होती है तो उसके डिफरेंट सिस्टमिक डायग्नोसिस कहलाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर टेस्ट किए जाते हैं, और भी डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। तो ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट जो हैं परफॉर्म होते हैं, इनकी बेसिस पे किसी भी डिजीज़ की डायग्नोसिस होती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है एलोपैथिक सिस्टम से, थोड़ा सा बेसिक है, ऑल्दो यही सारी चीज़ें जो है हम फॉलो करते हैं इन द एलोपैथिक सिस्टम एज वेल। ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है? ट्रीटमेंट के हमारे पास यहाँ पर यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं।
कुछ तरीक़ाकार होते हैं। नंबर 1 रेजिमेंटल थेरेपी कहलाती है, जिसको इलाज बिल तदबीर कहते हैं, क्योंकि अरेबिक नाम भी इसको दिए गए। तदबीर क्या होती है कि आप ड्रग को ना यूज़ करें। इन दिस ट्रीटमेंट सम ड्रग रेस्ट रेजिम आर एडवाइस इंक्लूडिंग एक्सरसाइज। ड्रग के बगैर ही आप ट्रीटमेंट करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, एक्सरसाइज करें, मसाजेस करें, हमाम लें, स्टीम बाथ में, डचेस लें। हॉट एंड कोल्ड प्रोसेस होते हैं, डचेस डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। एक जगह हम डोजेज फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्लीनिंग एजेंट्स भी होते हैं, और साथ ही साथ डचेस जो है प्रेसेस के तौर पर भी यूज़ होते हैं। अगर आपने देखा होगा पहले दर्द होता था तो कंप्रेसेस की फॉर्म में यूज़ करते थे, वो बैग आता था वाटर का। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ मेजर्स लिए जाते हैं, और फर्स्ट स्टेप पे रेजिमेंटल ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब की जाती है कि पेशेंट को इसी से आराम आ जाए तो बेहतर है, अदरवाइज़ फिर वो दूसरी तरफ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं डाइटोथेरेपी, इलाज बिलग़ज़ा। तो वो डिफरेंट डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिजीज़। यानी जिस तरह हमारे यहाँ परहेज़ का एक कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली वो बाकायदा डाइट को डिज़ाइन करते हैं, जो अब हमारे यहाँ एलोपैथिक सिस्टम में भी आ गया। न्यूट्रिशनिस्ट बैठता है कि भाई अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है तो उसका डाइट पैटर्न पूरे दिन में क्या होना चाहिए। तो डाइटोथेरेपी उस टाइम से वहाँ प्रैक्टिस की जा रही है कि आपको क्या डिजीज़ चार्ट है, पूरे वीक में क्या लेना है और क्या अवॉइड करना है। तो इससे भी बहुत सारी जो आपकी सिम्टम्स होती हैं वो ट्रीट हो जाती हैं। अगर इससे भी फ़ायदा ना हो तो फिर हम जाते हैं मेडिसिन की तरफ। यहाँ पर ये कहलाती है फार्माकोथेरेपी या इलाज बिल दवा। द बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू करेक्ट द कॉज ऑफ द डिजीज़। सबसे पहले उसका कॉज क्या है, दैट में बी नॉर्मल टेम्परामेंट। ठीक है, ये नॉर्मल टेम्परामेंट हो जाता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परामेंट जो है वो चेंज हो जाता है। इसमें फैक्टर्स क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा कोल्ड सीजन है या पोल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर, इट में लीड्स टू डिस्टर्बेंस इन टेम्परामेंट। और अब नॉर्मल ह्यूमर्स हो जाते हैं, ब्लड की क्वांटिटी या उसकी कंसनट्रेशन या कंपोजिशन चेंज हो जाती है ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल कॉजेस। ठीक है, इसमें हमारे पास पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, इन्फेक्शंस भी होते हैं। तो वहाँ पर प्रिस्क्राइब की जाती है डिफरेंट मेडिसिन, नेचुरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। अच्छा, वो मेडिसिन कौन सी होती हैं जो हम फार्माको ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट के तीनों स्टेप्स थे जो हमने देख लिए। ठीक है, अच्छा, फार्माकोथेरेपी के बाद फार्माकोथेरेपी हमारे पास दो तरह की होती है, इलाज बिल ज़िद और इलाज बिल मिस। इलाज बिल ज़िद मीन्स सेम ट्रीटमेंट। इन दिस ट्रीटमेंट ड्रग ऑफ ऑपोजिट इलाज बिल ज़िद, इलाज बिल ज़िद is the opposite treatment. In this treatment, drug of opposite temperament to the temperament of disease is used. अगर किसी पेशेंट को कोल्ड की शिकायत है तो हम अक्सर उसको कहते हैं डिफरेंट टेम्परामेंट के ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं। लाइक एक कॉमन सी एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको कोई कोल्ड की कंडीशन है तो घर में आपको कहा जाता है कि आप दालचीनी की चाय या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ करें, तो आपके पास क्या होते हैं, गर्म मसाले होते हैं। बीमारी आपकी क्या है, कोल्ड। ठीक है, ट्रीटमेंट आप किससे करें, हॉट टेम्परामेंट की ड्रग से करें। तो ये क्या हो जाएगा, इलाज बिल ज़िद। जो मेडिसिन है उसका टेम्परामेंट हॉट है और आपकी डिजीज़ का टेम्परामेंट कोल्ड है, तो यहाँ पे मेडिसिन अपोजिट टेम्परामेंट की आप देंगे टू द टेम्परामेंट ऑफ द डिजीज़। ठीक है, इलाज बिल मिस सिमिलर ट्रीटमेंट इन दिस ट्रीटमेंट बोथ द ट्रीटमेंट एज वेल एज द डिजीज़ हैज़ द सेम टेम्परामेंट। ठीक है, डिजीज़ का टेम्परामेंट और आपकी मेडिसिन का टेम्परामेंट सेम होना चाहिए। अगर आप कोई ऐसी डिज़ीज़ है, गर्म डिज़ीज़ है, जीआई ट्रैक का कोई मसला है, तो उसमें भी आप कार्बोनेटिव यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसी जीआई ट्रैक्ट है या कोई फीवर है, उसके इलाज के सिलसिले में आप ये वाली मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक इफेक्ट होते हैं। तो अगर हम बुखार की कंडीशन में कोई चीज़ यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास हॉट टेम्परामेंट रखती हो, तो वो क्या कहलाएगी, इलाज बिल मिस। क्योंकि जो टेम्परेचर है या इस तरह की रीज़न है वो आपके पास क्या होगा, हॉट टेम्परामेंट होगा। सिमिलरली आप वहाँ पर ट्रीटमेंट भी क्या दे रहे होंगे, हॉट टेम्परामेंट की दे रहे होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड इलाज बिल मिस। दोनों का नेचर सेम हो, किसका, डिजीज़ का और मेडिसिन का। ठीक है, इलाज बिल ज़िद क्या है, दोनों का टेम्परामेंट अपोजिट हो। डिजीज़ अगर कोल्ड हो तो मेडिसिन का टेम्परामेंट क्या होगा, हॉट। नेक्स्ट हमारे पास सर्जरी है। सर्जरी इज़ नॉट ओनली प्रैक्टिस इन एलोपैथिक मेडिसिन, बल्कि इसको ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। इसको इलाज बिलियात कहते हैं अरबी में, और ये ट्रेडिशनल यूनानी सिस्टम का भी पार्ट है। ठीक है, इसकी फर्दर डिस्कशन में हम नहीं जाते क्या ट्रीटमेंट है, क्या चीज़ें हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है कि हमारे पास सर्जिकल मेजर्स यूज़ किए जाते हैं इन सर्टेन केसेस ऑफ डिजीज़। अच्छा, मेडिसिन हम कौन सी यूज़ करते हैं, यूनानी मेडिसिन है क्या। मोस्टली हमारे पास जो ड्रग यूज़ होती है यूनानी मेडिसिन में, वो प्लांट से या फिर प्लांट किंगडम से ऑब्टेन होती है।
कुछ ड्रग ऐसी हैं जो एनिमल से भी और मिनरल से भी यूज़ होती हैं। मोस्टली मेडिसिन इस पे बेस करती है हनी पे। हमें पता है कि हनी में बहुत ज़्यादा हमारे पास ट्रीटमेंट पावर होती है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। इवन रियल पर्ल्स और मेटल्स भी इसमें यूज़ किए जाते हैं यूनानी मेडिसिन की प्रिपरेशंस पे। अच्छा, पेशेंट्स आर आइडर ट्रीटेड बाय सिंगल ड्रग। आप एक ही कोई ड्रग यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल आप कार्डामोम ले रहे हैं, उसी से ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप कंपाउंड ड्रग भी डिपेंड करता है कि आपकी डिजीज़ क्या है, तो कंपाउंड ड्रग भी यूज़ करते हैं। कंपाउंड ड्रग बेसिकली क्या होती है, फॉर्मुलेशन ऑफ सिंगल ड्रग। आप क्या ले लें, कार्डामोम ले लें, आप ले लें सिनामोमम, ज़िलैनिकम ले लें, इन सब की एक प्रिपरेशन बना लें। जो ये मैं नाम ले रही हूँ ये आपको मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन कार्डामोम इलायची है और सिनामोमम दालचीनी है। तो अगर हम इन दोनों को मिला के एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, दिस इज़ द कॉमन एग्जांपल। ऑल्दो जो आपकी हर्ब्स हैं, जो नेचुरल ड्रग्स हैं, उससे काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन आपको समझाने के लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल है। अगर मैं एक कहवा बनाऊँ, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दूँ, लौंग भी, इलायची भी, दालचीनी भी, तो आपके पास एक कंप्लीट फॉर्मुलेशन बन जाएगी, कंपाउंड ड्रग बन जाएगी। ठीक है, इसमें एक सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं होगा। तो आधा आप सिंगल से उसको ट्रीट करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द डिजीज़, या फिर इसको कंपाउंड ड्रग देंगे। कंपाउंड ड्रग्स आर आइदर क्लासिकल कंपाउंड जो हकीम बनाकर दे देते हैं आपको, या फिर वो प्रॉपर रजिस्टर्ड ड्रग होगी जिसको आप पेटेंट ड्रग कहते हैं, जिसको रिपोर्ट किया गया होगा कि इस पर रिसर्च की जाती है। ये दोनों टाइप की हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आप सरप्राइज़ होंगे, हमारी मार्केट में जितनी भी ब्रांड्स ऑफ हर्बल मेडिसिन के नाम से अवेलेबल है, मोस्टली का ओरिजिन जो है वो क्या है, यूनानी। इसमें हमारे पास हमदर्द की कुछ फॉर्मुलेशन मैंने मेंशन की है। शरबत फौलाद है जो कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में यूज़ होता है। इन्फ्यूज़ा है जो कि कफ सिम्टम्स के अंदर यूज़ होता है, इन्फ्लुएंजा में। केसरी है, केसरी यूज़ होता है डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर। जिगरीन है जो आपके लिवर प्रॉब्लम्स के अंदर यूज़ होता है। तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हम इंशाल्लाह इस पे थोड़ा सा असाइनमेंट भी करेंगे, थोड़ा सा फोकस करके, कि हमारे पास मार्केट में कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो कि नेचुरल मेडिसिन हैं। अगर आप फोकस करें हमदर्द के ऊपर या दूसरी हर्बल इंडस्ट्री के ऊपर, तो आप एक कंप्लीट लिस्ट निकाल सकते हैं किसी भी हर्बल मेडिसिन की। तो बेसिकली ये सारी जो इनका बेस होता है वो क्या होता है, यूनानी मेडिसिन होता है। ठीक है। This is the end of the lecture of Unani medicine. Thank you so much.